So, very good evening, all the participants. Today we'll start with section 158. And this is the case study. I have already shared this case study in the WhatsApp group. I hope you have seen it already. Right? So, now, okay. So, I think my screen is visible. Is it visible? Yes, sir. Okay. So, section 158 to section 163. Now, the scenario. So, we'll try to understand these provisions because these are a bit complicated. So, we'll try to understand these provisions by way of a case study, right? Guarantee. Mohanlal stood guarantor for a loan taken by XYZ Limited, right? From Punjab National Bank. So, Mohanlal is the guarantor. Mohanlal is an individual, right? But here, what will be the jurisdiction? Jurisdiction for the purpose of initiating proceedings against Mohanlal? So, resident, his resident, sir. No. Jurisdiction where the application against Mohanlal shall be filed by the creditor. This is my question. In which jurisdiction? DRT? No. Because it is governed by section 60 and not by section 179 because he is a guarantor. So, guarantor, sir, where is his residence? No. नहीं गारंटर देखो ऐसा है कि So, just company residence. is XYZ Limited. So if you read section 60 subsection 1 or section 60 subsection 2, it is very clear that proceedings against personal guarantor shall be filed with the NCLT, where the registered office of the corporate debtor is situated. ये तो बहुत क्लियर है. सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर. हम सर ये सेक्शन 158 से रिलेटेड केस स्टडी कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल. हाँ जो कि हमारा कहता है आफ्टर रिक्वायर्ड ये सॉरी रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्पोजल ऑफ हाँ बिल्कुल. ठीक है जी. तो ये तो बहुत क्लियर है काजल जी. Yes, sir, got it, sir. है ना? याद आ गया. Now XYZ Limited defaulted. ठीक है. PNB initiated insolvency proceedings against Mohanlal under section 95. His repayment plan could not be completed. ठीक है. Then bankruptcy. PNB then applied for bankruptcy under section 123 on 1/12/2021. NCLT admitted it and passed the bankruptcy order under section 126. ठीक है. तो पहली बात तो ये देख लीजिए सेक्शन सारे ठीक है. तो सेक्शन हमने ये बनाई है कि स्टडी AI से, तो सेक्शन सारे ठीक है. 123 ठीक है सेक्शन इसने जो लगाया. मैंने भी नहीं पढ़ी, आप ही के साथ पढ़ रहा हूँ. सर 122 है डेटर का और 123 क्रेडिटर का. ठीक है सर. तो PNB तो क्रेडिटर है. ठीक है सर. और NCLT ने एडमिट किया एंड पास द बैंकरप्सी ऑर्डर अंडर सेक्शन 126. तो 126 भी ठीक है. हाँ ठीक है सर. 123 ठीक है सर. चलिए. द ट्रस्टी अमित तलवार वाज अपॉइंटेड बैंकरप्सी ट्रस्टी टू एडमिनिस्टर मोहनलाल्स एस्टेट. अच्छा, ये जो ट्रस्टी अपॉइंट हुआ इसके लिए कौन सा सेक्शन है? ट्रस्टी अपॉइंटमेंट के लिए सर वो 125. ओके 125 है ना? हाँ सर. हाँ ट्रस्टी के लिए 125 है सर. है ना? तो सेक्शन 125. जरूरी नहीं है दे वोंट आस्क द सेक्शंस, बट जस्ट कंफर्मेशन के लिए कर रहे हैं आप लोग. वो पूछेंगे नहीं ऐसे, है ना? देन ए डिस्चार्ज ऑर्डर अंडर सेक्शन 138 वाज इशूड. ठीक है. तो 138 में डिस्चार्ज ऑर्डर होता है ऑन 20th of February 2023. तो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द केस. ठीक है. चलिए. द क्रिटिकल टाइमलाइन. डेट्स डिसाइड एवरीथिंग इन सेक्शंस 158 to 159. यहां पर क्या है कि डेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है. द सेम ट्रांजेक्शन इज वैलिड और वॉइड डिपेंडिंग अपॉन विच विंडो इट फॉल्स इन. ठीक है. तो वॉइड विंडो क्या है? वॉइड विंडो है आपकी एप्लीकेशन, डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड बैंकरप्सी ऑर्डर, मतलब डेट ऑफ एडमिशन. यस सर, एडमिशन है ना? तो ये दोनों जो है इसके बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन ये करेगा तो वो वॉइड होगी. सेक्शन 159 यही बोलता है. ठीक है. एंड प्रॉपर्टीज हेल्ड ऑन 1st of December 2021. 1st of December 2021 क्या है? डेट ऑफ एप्लीकेशन. ये इसके पास प्रॉपर्टीज थी.
वी कैन अगेन कम टू इट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नाउ 158 क्या बोलता है? एनी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मेड बाय द डेटर ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन एंड बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट शैल बी वॉइड। तो दोनों के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, दोनों डेट कौन कौन सी होगी हमारी? 1 दिसंबर 21 एंड 15 जनवरी 22। अगर इसके बीच में कोई भी ये ट्रांजेक्शन करता है तो ये वॉइड होगी। Such a disposition gives rise to no right against any person in respect of the property, even one who received it before the bankruptcy commencement date in good faith for value without notice. ठीक है? And property means all the property of the debtor, whether or not comprised in the estate of the bankrupt, read with section 155, but does not include property held by the debtor in trust for any other person. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोलता है? वेदर और नॉट कंप्राइज्ड इन द एस्टेट ऑफ द बैंकरप्ट, मतलब जो एक्सक्लूडेड एसेट्स है वो भी आ जाएंगे इसके अंदर। इस पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या एक्सक्लूडेड एसेट्स इसमें आएंगे, वो भी पूछ सकता है आपसे। क्या बोलता है ये बोलता है वेदर और नॉट कंप्राइज्ड इन द एस्टेट ऑफ द बैंकरप्ट बिकॉज देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज व्हिच डू नॉट कंप्राइज इन द एस्टेट ऑफ द बैंकरप्ट, जैसे एक्सक्लूडेड एसेट्स, जैसे पीएफ ग्रेच्युटी वगैरह, ठीक है। तो नाउ 158, a sale inside the void window. On 5th of December 21, Mohanlal agreed to sell the Bengaluru residential unit to Chandrasekharan, who is unaware of the bankruptcy proceedings and acquired the unit in good faith for value and without notice. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? डेट भी क्लियर है ना? 5th दिसंबर है और 5th दिसंबर इन दोनों के बीच में है, 1 दिसंबर और 15 जनवरी के बीच में। तो आप बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए इसमें? सी। है जी? सी। हाँ, सी शुड बी द आंसर। सर इज वॉइड। हाँ, अच्छा एक बात और, अब वो क्या कहता है इसमें 158, क्योंकि जब हम सेक्शन पढ़े ना तो थोड़ा सा और भी माइंड अप्लाई कर दें। क्या? एनी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो होना क्या चाहिए? एनी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मेड बाय द डेटर। तो अब डिस्पोजिशन का मतलब क्या है? डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में क्या मानोगे भाई? बेसिकली सेल, एग्रीमेंट टू सेल, जो कुछ भी है ना, एग्रीमेंट टू ट्रांसफर, ये सारा डिस्पोजिशन में आ जाएगा। ट्रांजैक्शन वर्ड नहीं लिखा डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ठीक है, सी शुड बी दी आंसर। नोट करते रहेगा, बाद में आंसर्स मिला लेंगे, ठीक है जी। तो ये पॉइंट तो क्लियर है सबको? यस सर। इसमें एक बात और, क्या बोलता है वो? ये बोलता है द टर्म प्रॉपर्टी मीन्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द डेटर, ठीक है, वेदर और नॉट इट इज कंप्राइज्ड इन द एस्टेट ऑफ द बैंकरप्ट। आपको इसको सेक्शन 155 के साथ में पढ़ना है। 155 क्या बोलता है? 155 बोलता है कि कुछ प्रॉपर्टी जो है वो एस्टेट ऑफ द बैंकरप्ट में नहीं आएगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? एक्सक्लूडेड एसेट्स, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द बैंकरप्ट ऑन ट्रस्ट, ऑल सम्स ड्यू टू। तो इसका मतलब अगर आप एक्सक्लूडेड एसेट्स की भी सेल करते हो तो वो भी वॉइड हो जाएगी। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। क्या बोलता है? वेदर और नॉट कंप्राइज द एस्टेट ऑफ द बैंकरप्ट। बिल्कुल क्लियर है 158? यस सर। अब देखो, अगर हम ये इलस्ट्रेशन नहीं लेते तो समझना मुश्किल होता है इसको, है ना। अब इलस्ट्रेशन हमने ले लिया तो बहुत आसान हो गया सेक्शन समझना, ठीक है जी। अब भूलेगा भी नहीं जल्दी। तो आंसर क्या है? सी। क्यों? एग्रीमेंट जो है इट फॉल्स इनसाइड द वॉइड विंडो बिटवीन द फाइलिंग ऑफ द बैंक्रप्सी एप्लीकेशन एंड द कमेंसमेंट डेट अंडर सेक्शन 151(8)(1). एनी डिस्पोजिशन एट दैट विंडो इज वॉइड, ठीक है। और 158(2) क्या बोलता है? इट डिनाइज द ट्रांसफर एनी राइट even where he took in good faith for value without notice. So Chandrasekharan's bona fide is cannot rescue the deal. The unit in estate is estate property, not excluded, ruling out A. ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं 159। 159 क्या बोलता है? ये हमने टेक्स्ट डाल दिया 159 का। 158 में कोई डाउट नहीं रहा। अब 159 इससे आगे, मतलब आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब आफ्टर एक्वायर्ड क्या है? कि जो आपके डेट ऑफ एडमिशन के बाद। The bankruptcy trustee may claim any after acquired property for the estate
बाय गिविंग नोटिस टू द बैंकरप्ट। ऐसा हो सकता है इसको लालच आ जाए बैंकरप्ट को कि भैया देखो ऐसा है, मेरे को ये प्रॉपर्टी मिली है, मेरा कोई दूर का रिश्तेदार था, उसका कोई लीगल हेयर नहीं था, वो प्रॉपर्टी मुझे मिल गई, है ना। इसको बैंकरप्सी ट्रस्टी को क्या पता, मैं उसको सीक्रेटली डिस्पोज ऑफ कर देता हूं। तो अगर उसको पता चलेगा तो वो क्लेम कर सकता है बैंकरप्सी ट्रस्टी, ये मतलब। नो सच नोटिस में बी सर्व्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सक्लूडेड एसेट्स। पहली बात है, आपने कोई सोफा खरीद लिया, आपने कोई टीवी खरीद लिया, कोई कार खरीद ली अपने पर्सनल यूज या बिजनेस यूज के लिए, तो उसके लिए नहीं है ये सेक्शन, ठीक है। एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाई और डिवॉल्विंग अपॉन द बैंकरप्ट आफ्टर ए डिस्चार्ज ऑर्डर इज पास्ड, या फिर डिस्चार्ज ऑर्डर के बाद कोई प्रॉपर्टी आपके पास आई, उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं। पहले वाला जो 158 था वो एक्सक्लूडेड एसेट्स पर भी एप्लीकेबल, ठीक है। द नोटिस मस्ट बी गिवन विद इन 15 days फ्रॉम द डे द एक्विजिशन और डिवोल्यूशन कम्स टू द नोटिस ऑफ द नॉलेज ऑफ द बैंकरप्सी ट्रस्ट। सर यस, सॉरी सर, सर ये बोलिए बोलिए। 150 सबसेक्शन 2 जो है, तो हाँ जो कहते गुड फेथ में लिया हो चाहे फॉर वैल्यू लिया हो, क्या हाँ, नोटिस इन नोटिस ऑफ दिस बैंकरप्सी के लिया हो, तो उसका क्या होगा अगर ये इसने पैसे उससे ले लिए, तो ये पैसे उसको वापस करेगा, क्या होगा, मतलब वो डील वॉइड हो जाएगी। डील वॉइड हो जाएगी तो ट्रांजेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी, मतलब उस ट्रांसफर का कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। और ये पैसे लेके, मतलब बहुत और डीप ये सा ये सवाल है। पैसे ले गए तो बैंकरप्सी ट्रस्टी को बोलेगा तेरे पास पैसे तो पैसे दे दे। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ, जब वो डील ही वॉइड हो गई तो फिर तो उसको प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर एग्रीड बैक करनी पड़ेगी ना। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। तो 159, ठीक है। 159 क्या बात करता है, आफ्टर एक्वायर्ड। आफ्टर एक्वायर्ड में क्या है, एक तो एक्सक्लूडेड एसेट्स के बारे में नहीं कह सकते, आपने कोई घर का सामान खरीद लिया तो नहीं दिक्कत, ठीक है। या फिर डिस्चार्ज ऑर्डर के बाद में कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की या डिवॉल्व हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बात, अगर मान लो 15 दिन में नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा, 15 दिन की बात करता है ये। अगर 15 दिन तक नोटिस नहीं दे पाया, भाई इसको पता ही बाद में चला, इसको 2 महीने बाद पता चला, तो क्या होगा। सर इसको हाँ, पता चल 15 दिन बाद देना, मतलब जैसे पता चलेगा वहां से 15 दिन काउंट नहीं होगा। नहीं, वो ठीक है, नहीं डेट ऑफ एक्विजिशन है, डेट ऑफ एक्विजिशन और डिवोल्यूशन कम्स टू द नॉलेज ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी, हाँ बिल्कुल ठीक। पर मान लो 15 दिन में भी नहीं दे पाया ये नोटिस, इसको पता चलने के भी 15 दिन बाद भी नहीं दे पाया, तो क्या होगा, मेरा क्वेश्चन होगा। आगे लिखा हुआ है फिफ्थ में, ये फिफ्थ में नहीं, ये 66 में लिखा है, अगर 15 दिन में नोटिस नहीं दे पाता तो इसका जवाब 159(6) में दिया हुआ है। ये नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, नहीं। यस, a notice may be served after the 15-day period only with approval of the adjudicating authority. बस हाँ, तो 15 दिन बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अप्रूवल, तो वहां बताना पड़ेगा ना कि भाई 15 दिन तक कहां सो रहे थे तुम, ये ठीक है। तो क्लियर है क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं 159 में। नंबर 1, कोई भी प्रॉपर्टी आफ्टर एक्वायर्ड उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा, जब पता चले उसके 15 दिन तक, अगर 15 दिन में नहीं दे पाया तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अप्रूवल के साथ। लेकिन एक्सक्लूडेड एसेट्स के लिए नोटिस जरूरी नहीं है, और जो प्रॉपर्टी और एक्वायर्ड हुई प्रॉपर्टी ये आफ्टर डिस्चार्ज, आफ्टर डिस्चार्ज। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया। अच्छा, Yes, लेकिन इसमें गुड फेथ वाला फंडा चल जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा, द ट्रस्टी कैनॉट क्लेम फ्रॉम एनी पर्सन हु हैज एक्वायर्ड ए राइट ओवर द आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इन गुड फेथ फॉर वैल्यू एंड विदाउट नोटिस ऑफ द बैंक्रप्सी। मतलब उससे ये नहीं ले पाएगा, मान लो इसने बेच दी तो वो क्या करेगा, वो फिर बैंक्रप्सी ट्रस्टी को कहेगा भाई तुमने बेची तो पैसे तो लिए होंगे ना, क्योंकि गुड फेथ में है, फॉर वैल्यू है। फॉर वैल्यू का मतलब पैसे लिए हैं आपने, पैसे लिए तो पैसे दे दो, ठीक है। तो अब सर इस केस में बैंक ट्रस्टी को पूरा अगर गुड फेथ में अगर सपोज हम लोग उसने गुड फेथ में ले ली, तो सर उसने पैसे ले लिए प्रॉपर्टी, तो सर वो तो वॉइड ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तो उसमें तो फिर बैंक ट्रस्टी अपना नहीं, पूरा वॉइड नहीं हुआ ना, वो ये कह रहा है, देखो अगर बैंकरप्ट को कोई प्रॉपर्टी मिली, उसने सीक्रेटली डिस्पोज ऑफ कर दी, ठीक है, उसको पैसे तो मिले होंगे ना, फॉर वैल्यू यस लिखा सर, ना गुड फेथ, यस तो सर। बैंकरप्सी ट्रस्टी को भाई पैसे दे दो, पैसे तो देने पड़ेंगे ना, हम्म। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी तो पैसे भी है ना, प्रॉपर्टी तो मनी गुड सब कुछ है उसमें,
अंडरस्टूड। मतलब ये कि उससे वापस नहीं हो पाएगी, है ना। हाँ, वो जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है उसको नहीं इन्वॉल्व करके हम लोग हाँ का बैंकरप्ट बंदे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। को ही ठीक है जी, ये पकड़ेंगे। अब इसमें ये है, समझ गए सर, ओके सर। ये इसमें क्या है कि द कमर्शियल प्लॉट एंड गोल्ड ज्वेलरी डिवॉल्व्ड ऑन मोहनलाल ऑन हिज फादर्स डेथ। ठीक है, ये दोनों, ये इसको मोहनलाल, इसके फादर की डेथ हुई तब मिली, इसको गोल्ड ज्वेलरी मिली और कमर्शियल प्लॉट मिला। इसने इसको रूपलाल को बेच दिया, हु एक्वायर्ड इन गुड फेथ फॉर वैल्यू एंड विदाउट नोटिस। ठीक है, व्हाट आर दी ट्रस्टी अमित तलवार राइट। हमें डेट देखनी है, डेट क्या है, 25 ऑफ फरवरी। अब 25 ऑफ फरवरी हम ये देख लेंगे कि इसका डिस्चार्ज कब हुआ था। डेट ऑफ डिस्चार्ज ऑर्डर क्या है, 20th Feb। 20 फरवरी। और इसने, मोहनलाल का फादर कब की डेथ हुई, 25th।25 फरवरी, मतलब डिस्चार्ज ऑर्डर के बाद हुई ना, है ना। हम्म। तो प्लॉट और ज्वेलरी इसके पास आई 25 फरवरी को। तो ये क्या ये वाली क्लॉबैक कर सकता है, ये ले सकता है बैंक्रप्सी ट्रस्टी या नहीं। नहीं लेगा सर। है, नहीं सर, नहीं सर, नहीं लेगा। हाँ ठीक है ना। तो अब इसमें क्या आंसर होगा, तो ट्रस्टी अमित तलवार क्या करेगा, D. Both properties devolved after the discharge order under section 138 and are not covered by section 159. हाँ बिल्कुल ठीक, तो डी शुड बी दी आंसर। ठीक है जी, क्लियर है सबको। यस सर। 159। तो अगर हम वैसे क्लोजली देखें तो बी और डी दोनों ही आंसर हमें सही लग रहे हैं, क्योंकि दोनों में जो है उसने गुड फेथ में खरीदी है फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस, तो नो, लेकिन ये जो है दीज आर नॉट कवर्ड, लेकिन डी शुड बी दी आंसर। ठीक है, द प्रॉपर्टी डिवॉल्व्ड ऑन 25 ऑफ फरवरी आफ्टर द डिस्चार्ज ऑर्डर अंडर सेक्शन 138 and 159 2B bars and after acquired property notice for anything devolving after discharge, so they fall outside section 159। ठीक है, और बी क्या है, इंडिपेंडेंटली रूपलाल टुक इन गुड फेथ फॉर वैल्यू एंड विदाउट नोटिस, सो 159(5) प्रोटेक्ट सच एन एक्वायरर, सो द ट्रस्टी कैन नॉट क्लेम फ्रॉम हिम। तो ए और सी जो है दोनों गलत है, लेकिन बी और डी में कोई भी आंसर हो सकता है। अब वो कुछ डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसे पुट किया है। हाँ, but D is more appropriate here, है ना, तो D should be the answer। तो 160। लेकिन अगर मान लो D ऑप्शन में हो ही नहीं तो फिर आपको B भी क्लिक कर सकते हो आप। ऐसा भी हो सकता है, ऑप्शंस के ऊपर है ना। अगर मान लो ये दिया ही नहीं D वाला ऑप्शन, तो फिर आपका B आंसर सही हो जाएगा, नोटिस तो दे ही नहीं पाएगा ना। 160 onerous property of the bankrupt, ये क्या है, the trustee may by notice to the bankrupt or any person interested in the property disclaim onerous property forming part of the estate। मतलब जिसमें झंझाल ज्यादा है, झंझट ज्यादा है, देने ज्यादा है लेना कम है, ऐसी होती है onerous प्रॉपर्टी, जिसमें प्रॉपर्टी से रियलाइजेशन कम होगी और ऑब्लिगेशन ज्यादा है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई अनपेड शेयर्स है, वैल्यू है नहीं, the notice may be given even though the trustee has taken possession, endeavored to sell or exercise rights of ownership over the property। A notice of disclaimer determines from its dates the rights, interests and liabilities of the bankrupt in the property and discharges the trustee। ये एसक्यू अहमद जी थोड़ी सी आवाज आ रही है आपके यहाँ से। No disclaimer of property claimed for the estate under section 159 without the permission of the committee of creditors। The disclaimer does not affect the rights, liabilities of any other person. One who suffers loss or damage from it is deemed as a creditor of the bankrupt to that extent। और onerous property क्या है, any unprofitable contract and any other estate property that is unsaleable, not readily saleable or may give rise to a claim। अब ये कहता है कि onerous property कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, तो ये जो अनसेलेबल विलेज लैंड है नियर द ड्रेन इज द क्लासिक onerous property tested in question number 3। तो ये द विलेज एग्रीकल्चरल लैंड लाइज नियर ए नाला ड्रेन, ठीक है,
It was advertised for sale, but no buyer came forward. Sukhbir Singh holds 5 years cropping rights and has written that he spent 25,000 mobilizing resources to sow the land. The trustee wishes to disclaim. ठीक है, सिचुएशन पता चल गई आपको कि दिस इज द सिचुएशन. अब इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? C. हाँ जी, C, sir. है C will be the answer, sir. सी. हाँ, तो सी फॉर चेंज नहीं है. द ट्रस्टी कैन डिस्क्लेम आफ्टर नोटिस टू मोहनलाल एंड सुखबीर सिंह. Further, Sukhbir Singh may claim 25,000 and is deemed a creditor of Mohanlal to the extent. मोहनलाल कौन है? मोहनलाल तो वही है, ये जो बैंकक्रप्ट है ना, मोहनलाल ही है हाँ ना? जी, हाँ, मोहनलाल तो हाँ जी, बैंकक्रप्ट हो गया. मोहनलाल. हम्म. ये the trustee can disclaim after notice to Mohanlal and Sukhbir Singh. Further, Sukhbir Singh may claim 25,000 and is deemed a creditor of Mohanlal to that extent. मतलब ये मोहनलाल का क्रेडिटर बन जाएगा. ठीक है. The land is onerous, unsaleable under section 160 subsection 1. The trustee disclaims by notice to the bankrupt or any interested person. ठीक है. Here Mohanlal and Sukhbir Singh. So A is wrong. Notice is required despite the absence of a buyer. Under section 160 subsection 5, Sukhbir Singh, who suffers rupees 25,000 loss from the disclaimer, is deemed a creditor of Mohanlal to that extent. Option C captures both limbs and is complete answer. ठीक है जी. तो ये भी क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया विवेक शर्मा जी? 160 यस सर, क्लियर है ना. अब हम चलते हैं 161. 161 क्या बोलता है? नोटिस टू डिस्क्लेम ओनर्स प्रॉपर्टी. अब आपने डिस्क्लेम करनी है, तो कब नोटिस देना जरूरी है? नो नोटिस ऑफ डिस्क्लेमर अंडर सेक्शन 160 इज नेसेसरी. नंबर 1, if a person interested in the owner's property has applied in writing to the trustee or his predecessor. तो वर्ड क्या है? applied in writing. ठीक है. requiring a decision on whether to disclaim and no decision is taken within 7 days of receipt of that application. Any owner's property which cannot be disclaimed under subsection 1 shall be deemed to be part of the estate of the bank. मतलब किसी ने अगर इंक्वायरी कर ली राइटिंग में कि भैया आप क्या डिस्क्लेम करना चाह रहे हो क्या इसको, ठीक है, और इस पर ये कोई डिसीजन नहीं लेता विद इन 7 days ऑफ द रिसीट ऑफ दैट एप्लीकेशन, तो फिर ये नोटिस नहीं दे पाएगा. ठीक है. ऑनर्स प्रॉपर्टी इज डिस्क्लेम्ड वेयर द ट्रस्टी हैज गिवन नोटिस इन रिलेशन टू इट अंडर सेक्शन 160. ठीक है. चलिए अब ये 161 पर क्वेश्चन. ऑन सीइंग द सेल एडवर्टाइजमेंट, राजबीर सिंह विजिटेड द ट्रस्टेड ऑफिस एंड आस्क्ड ऑन द फोन. भाई इसलिए ट्रस्टी के ऑफिस में गया अमित तलवार इसे मिला नहीं, तो उसके एम्प्लॉय ने कहा भाई फोन पे बात कर लो. तो इसने फोन पे बात करी वेदर द एग्रीकल्चरल लैंड वुड बी डिस्क्लेम्ड. अमित तलवार ने कहा भाई अभी तो कोई डिसीजन हुआ नहीं है एंड दैट ही वुड इन्फॉर्म राजबीर ऑफ एनी डेवलपमेंट. कैन द ट्रस्टी गो अहेड विद द डिस्क्लेमर? दिस इज द क्वेश्चन. Yes, sir. यस सर. क्यों? A will be the answer, sir. ये क्यों होगा भाई? Sir, क्या क्यों? बोलता है वो? बोलता है राइटिंग में लेना है. राइटिंग में करा है उसने. हाँ, राइटिंग में नहीं, उसने फोन पे दिया है इंफॉर्मेशन. हाँ. फोन. तो फोन पे तो चलेगा नहीं ना. हाँ तो सर इसलिए तो यस है. नहीं, कैन द क्वेश्चन क्या है? ट्रस्टी डिस्क्लेमर पूछ रहा है ना सर कि डिस्क्लेमर के लिए क्या ट्रस्टी जा सकता है, तो तो यस नहीं जा जा सकता. सकता ना डिस्क्लेमर पे नहीं जाएगा. पूछ लिया. अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है, राइट, ठीक है, ठीक है, यस यस यस. सॉरी, बिल्कुल ठीक है. हाँ, तो आंसर यस. 161(1) makes 160 notice unnecessary only where an interested person applies in writing and the trustee fails to decide within 7 days. Rajbir Singh merely inquired orally. There was no written application. So 161 is not triggered. It imposes no bar on the trustee who remains free to disclaim the owner's property under section 160. Hence the answer is yes. ठीक है, क्लियर है ये बात? यस सर. चलिए अब 162 क्या है? अब ये लीज होल्ड की बात करता है. डिस्क्लेमर ऑफ लीज होल्ड्स.
ठीक है. The trustee cannot disclaim a leasehold interest unless a notice of disclaimer has been served on every interested person and no application objecting to the disclaimer is filed within 14 days of service. ठीक है. तो यहाँ 14 डेज है और यहाँ कितना था, इसमें 7 डेज. ठीक है. 161 में 7 डेज है और 162 में 14. Or where an objection is filed, the adjudicating authority directs under section 163 that the disclaimer shall take it. Where the adjudicating authority gives a direction under clause B of subsection 1, it may also make orders regarding fixtures, improvements by the tenant and other matters arising out of the lease as it thinks fit. ठीक है जी. चलिए क्वेश्चन क्या है. मोहनलाल के पास एक सिनेमा हॉल है. ठीक है. उसमें एक कैंटीन है. कैंटीन उसने सबलेट कर रखी है किसको, नारायण मूर्ति को, फॉर 5 years. ठीक है. मूर्ति इंस्टॉल्ड फिक्चर्स एंड विल सफर एक ये Mohanlal's leasehold canteen was sublet to Narayan Murthy for 5 years. Murthy installed fixtures and will suffer loss, will suffer 20,000 damages. Okay, if the contract is cancelled. The trustee served a disclaimer notice. Murthy, away in his village, objected late through his advocate, but the adjudicating authority did not admit the objection. ठीक है, क्लियर है. Can the leasehold be disclaimed? ना. ठीक है ना. तो आंसर विल बी यस, ए. एंड फॉर 20,000, ये 2 लाख क्यों लिख दिया, 2 लाख है क्या है, हाँ 2 लाख. एंड फॉर 2 lakhs नारायण मूर्ति शैल बी डीम्ड ए क्रेडिटर. क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था, ये a leasehold may be disclaimed if either no objection is filed within 14 days or where filed adjudicating authority directs that the disclaimer shall take effect. इसने adjudicating authority को बोला तो था लेकिन adjudicating authority ने admit नहीं किया objection, तो disclaimer हो सकता. ठीक है. Murthy's objection was not admitted, so the disclaimer can proceed. His 2 lakh loss makes him the deemed creditor of the bankrupt under section 160 subsection 5. Hence option A. ठीक है. अच्छा, नाउ रिगार्डिंग फिक्सचर्स. फिक्सचर्स के बारे में भी बोलता था. फिक्सचर्स के बारे में क्या बोलता है 162, ये बोलता है where the adjudicating authority gives a direction under clause B of subsection 1, it may also make orders regarding fixtures, improvements by the tenant and other matters arising out of it. ठीक. The adjudicating authority in its order directed Narayan Murthy to remove the fixtures he had installed without any direction as to costs. What can Narayan Murthy now claim from Mohanlal? B will be the answer, sir. He can claim 2 lakh rupees, but not the cost of removal of this. ठीक है ना. तो he can claim 2 lakh, but not the cost of removal of fixtures. Under section 62, subsection 2, the adjudicating authority may make orders about fixtures and tenants improvements. Here it ordered removal but gave no direction on the cost of removal. ठीक है. So Narayan Murthy keeps his 2 lakh loss claim as a deemed creditor under section 160 subsection 5, but cannot recover the removal cost for which no order was. ठीक है. 162 भी क्लियर है. आगे चले. Yes. क्यों एसक्यू अहमद जी, समझ में आ रहे हैं ना सब सेक्शंस? हाँ सर आ रही है. थोड़ा सा मैं कहीं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ इसलिए मैं बात में बोल नहीं रहा हूँ. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कोई ब्रेक लूंगा. कोई कंफ्यूजन होगी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ठीक, ओके. 163 इज चैलेंज अगेंस्ट डिस्क्लेम्ड प्रॉपर्टी. तो क्या बोलता है, अब मान लीजिए डिस्क्लेमर हो गया और कोई उसको चैलेंज करता है. एन एप्लीकेशन चैलेंजिंग द डिस्क्लेमर मेड बाय any person who claims an interest in the disclaimed property, any person under a liability in respect of it, or where it is a dwelling house, any person who on the date of the bankruptcy application
ऑक्युपाइड और वाज एंटाइटल्ड टू ऑक्युपाइड। तो 3 लोग ऑब्जेक्शन कर सकते। कौन कौन? जो इंटरेस्टेड पर्सन, somebody who is under liability, या फिर he is in occupation in case of a house. The सर adjudicating, हाँ जी, पर सर इनका मतलब डिस्क्लेम प्रॉपर्टी के इन तीनों का मतलब पॉइंट सबसेक्शन सब ये सी का मुझे समझ में नहीं आया लॉजिक, मतलब व्हाई विल चैलेंज। अरे भैया देखो ऐसा है कि अब घर है, घर में मान लो वो किराए पे रह रहा है, तो एकदम से तो उसको नहीं कह सकते ना तू बाहर निकल भाई। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, तो चैलेंज तो करेगा ही ना वो। ठीक है सर, भाई ठीक है, उसको तो पता नहीं ना क्या कहानी चल रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी ठीक, डिस्क्लेम हो गई, उसको बोले तू भी निकल घर से, ठीक है सर, वो तो ठीक चैलेंज है, कर ही सकता है ना। ठीक है सर, डन, मान लो उसको कोई फैक्ट्री चल रही है वहां पर, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, Where it's a dwelling house, any person who on the date of the bankruptcy application occupied or was entitled to occupied, ठीक है, को ओनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। The adjudicating authority may order the disclaimed property to be vested in or delivered to any of those persons. तो adjudicating authority क्या कहेगी? भाई इनको ही दे दो ये प्रॉपर्टी। समझ रहे हो आप? For a clause 1B applicant, a person under liability, no order is made unless it appears just to do so for the purpose of compensating that person. The effect of such an order is taken into account while assessing loss or damage. A vesting order need not be completed by any conveyance, assignment or transfer. ठीक है, तो ये टेक्स्ट है। अब इस पर क्वेश्चन। अब 4 पर्सन, कौन? सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह के पास क्या है? क्रॉपिंग राइट्स, एग्रीकल्चरल लैंड के। नारायण मूर्ति के पास क्या है? सब लेसी है ये कैंटीन का। रूपलाल के पास क्या है? कमर्शियल प्लॉट। चंद्रशेखरन के पास बेंगलुरु यूनिट। तो कौन अप्लाई कर सकते हैं इसमें? अब देखो दो तो क्लियर है, सुखबीर सिंह और नारायण मूर्ति, ये तो दोनों क्लियर है आपको। अब रूपलाल और चंद्रशेखरन हो सकता है आप भूल गए हो अब तक क्या है, तो रूपलाल कौन है वो देख लेते हैं और चंद्रशेखरन कौन है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो रूपलाल कौन है पहले ये देखते हैं। शुरू में लिखा होगा कुछ कहानी। रूपलाल कौन है? और चंद्रशेखरन कौन है? ये तो चंद्रशेखरन को तो वो है जो ना जिसको बंगलोर वाला बेचा था, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। और रूपलाल कौन है? रूपलाल को इसलिए ये बेचा था, गोल्ड ज्वेलरी और कमर्शियल प्लॉट। ठीक है, उसका भी कोई मतलब नहीं, तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं, वैसे ही नाम दे दिए उसने, 4 नाम दे दिए। ठीक है जी, तो क्या आंसर होगा? कौन चैलेंज कर सकता है? Sir, B, only Sukhbir Singh and हाँ Narayan Murthy. हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, तो वन ये क्यों 163(1) लेट्स ए पर्सन विद एन इंटरेस्ट इन और ए लाइबिलिटी। भाई या तो उसका इंटरेस्ट हो या उसकी कोई लाइबिलिटी हो। द डिस्क्लेम्ड प्रॉपर्टी चैलेंज द डिस्क्लेमर। ओनली द एग्रीकल्चरल लैंड एंड द कैंटीन लीज होल्ड वर डिस्क्लेम्ड एंगेजिंग सुखबीर सिंह एंड नारायण मूर्ति। रूपलाल्स commercial property was never disclaimed, it fell outside 159, and Chandrasekharan's purchase was struck down as void under section 158, not by a disclaimer, so only Sukhbir and Narayan qualify। ठीक, चलो ये 163 हो गए। अब उसके बाद अब ट्रस्ट प्रॉपर्टी, कैन द ट्रस्ट प्रॉपर्टी बी कॉट? ट्रस्ट प्रॉपर्टी का क्या होगा? ड्यूरिंग द void window, Mohanlal proposed to transfer the 15 lakh property he holds as trustee for another person। कोई ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है तो उसको ये ट्रांसफर करना चाहता है, तो इज दिस ट्रांसफर void? No, sir. हाँ,
because the property held by the debtor in trust for another is outside 158.3 definition of property. So 158.3 excludes property the debtor holds in trust for another person from the meaning of property. It is not his estate. So the 158 voiding rule does not reach this disposition. ठीक है? अच्छा, by when must the trustee act? तब trustee को कब action लेना चाहिए? Assume the commercial fraud had devolved on Mohanlal before the discharge order. मान लो discharge order से पहले आ गया होता. अभी तो हमने क्या पढ़ा था कि कमर्शियल फ्रॉड जो है बाद में डिवॉल्व हुआ है ना, आफ्टर द डिस्चार्ज ऑर्डर. लेकिन मान लो पहले आ गया होता तो क्या होता? एंड द ट्रस्टी लर्न्स ऑफ इट, मतलब ट्रस्टी मतलब बैंक्रप्सी ट्रस्टी. विद इन व्हाट टाइम मस्ट ही सर्व द आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नोटिस एंड व्हाट इफ ही इज लेट? तो क्या नोटिस देना पड़ेगा? 15 दिन के अंदर, है ना? हाँ, Within ठीक है. 15 days of the devolution coming to his knowledge. A later notice is valid only with the adjudicating authorities approval. ठीक है, तो 15 दिन जब उसको पता चले, और 15 दिन के बाद फिर adjudicating authority से अप्रूवल ले. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. When does a vesting order issue? A person who is under a liability in respect of disclaimed property applies for a vesting order. ठीक है. When will the adjudicating authority make an order in his favor? 163. So only when it appears just to do so for the purpose of compensating that person. ठीक है. So 163(3) bars an order in favor of a clause 1B applicant, a person under a liability, unless the adjudicating authority is satisfied it would be just so as to compensate him. ठीक है. ये देखते हैं. Silence for 7 days. An interested person applies in writing asking the trustee to decide whether to disclaim owner's property, and the trustee takes no decision within 7 days. एक किसी ने इंक्वायरी किया मान लो, और ये कोई डिसीजन नहीं लेता, तो क्या होगा? So he cannot disclaim the. So property is deemed part of the estate of the bankrupt and can no longer be disclaimed. तो ये सारे सेक्शंस हैं. तो मेरे हिसाब से अब आपको 158 to 163 क्लियर हो जाने चाहिए. अगर नहीं भी क्लियर हुए, एक दो बार और पढ़ लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. मुझे नहीं लगता कोई इसमें डाउट रहेगा आपको. ठीक है जी, चलिए अब एक दूसरी केस स्टडी ले लेते हैं जो आज हमने सुबह शेयर की थी. ये भी बैंक्रप्सी के ऊपर ही है ना? तो ये भी एक बार देख लेते हैं. ये स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरी आपको. Yes. अब इसमें क्या है? ये बैंक्रप्सी. अब इसमें क्या था? एक सिटिंग स्टेट लेजिस्लेटर था. ये उसकी कहानी. तो बोरोवर ABC Garments Limited availed credit facilities from a consortium of 3 public sector banks. The accounts turned NPA after the company incurred losses. The guarantee, Mr. N, the company's managing director and a sitting member of State Legislative Council, along with his family member directors, stood as personal guarantor for the company's borrowings. Now the recovery efforts failed. ठीक है. The lenders claimed a default of 1454 crores and invoked the personal guarantee, moving against the guarantor under IBC Part 3. An NCLT on a creditor application under Section 121, read with Rule 7, ordered commencement of bankruptcy, appointed a bankruptcy trustee, and listed the matter for trustees report. ठीक है. ये कहानी तो क्लियर है बिल्कुल. Yes, ठीक sir. है. चलिए नाउ लीगल फ्रेमवर्क थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है. सेक्शन 60 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? एक बार किरणदीप जी पढ़िए आप जरा. Yes, sir. Legal framework at a glance. थोड़ा थोड़ा समझा भी दीजिएगा साथ में. हाँ. Okay, sir. हम्म. Section 60 subclause 2 IBC. NCLT is indicating authority for insolvency and bankruptcy of personal guarantors to corporate debtors. Section 121 bankruptcy application where the ऐसे section पढ़ो. 60 पहले ऐसे लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट ऐसे. अब 95 96
Okay, sir. Hmm. Section 95, Section 96. Creditors' application for insolvency resolution interim moratorium operates from the date of application. So, Section 95 is for the debt creditors' application. Section 94 is for debtors' application and guarantor application, and Section 96 is interim moratorium starts in this time. Section 121, bankruptcy application where the Section 95 route fails. Example, application rejected under 100 subclause 4 on repayment plan rejected under Section 115 subclause 2. Section 125 or Section 154, bankruptcy trustee is appointed on the bankruptcy order. The estate of the bankrupt vests in the trustee. Section 138, discharge order, trustee applies ordinarily within 1 year of the bankruptcy commencement date. So, Section 130 in 138, the bankrupt is given the discharge order. Article 191, subclause 1, subclause C or 192, an undischarged insolvent is disqualified as MLA or MLC. The governor decides on the election commission's opinion. So, if some person is in public office, and then if in this discharge order is not there, and if he is in discharge insolvent, then he has to vacate his position. So, he is disqualified as MLA or MLC, and government decides on the election commission's opinion under Article 191, subclause 1, subclause C and 192. Security trustee. In consortium lending, the guarantee is executed in favor of a security trustee, example SBI CAP trustee company for all lenders. Classical privity objection now settled against the guarantor. See case slide. Section 3, subclause 10, Section 5, subclause 7. Lenders are the true or actual beneficiaries of the guarantee. Trustee holds it on their behalf. NCLA. हाँ, ये इससे अगला, हाँ जी. NCLAT confirmed in Shantanu Jagdish Prasad versus SBI 2025, relying on MC Chako versus SBT Supreme. ठीक है, तो ये कुछ सेक्शंस, ये कुछ रूलिंग्स हैं, तो ये भी पढ़ लीजिए एक बारी. हाँ काजल जी, Yes, पढ़ sir. लीजिए. Yes, sir. NCLAT, New Delhi, February 2025. Shantanu Jagdish Prakash versus SBI company application in 1609/2024. Educamp SBI CAP facts. Identical structure guarantee in favor of SBI CAP trustee company. SBI not a signatory. NCLAT settled the law. Trusteeship deeds are signed by the trustee on behalf of lenders who are the true or actual beneficiaries. Lenders can enforce security documents even without being parties to the STA. Section 95, right belongs to the creditor to whom the debt is owed. Relied on MC Chako versus State Bank of Travancore Supreme Court. Supreme Court, MC Chako versus SBT. Foundational principle underlying all three rulings. Beneficiaries under the terms of a contract have the right to enforce the covenants thereof, even without being named signatories. This principle applied by the NCLAT in Shantanu Jagdish Prakash conclusively displaces the classical privity objection in security trustee structures. अब होता क्या, मतलब समझ गए ना आप, इसकी कहानी समझ गए. MVS कुमार जी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये सब, ये रामायण का मतलब क्या है, इसका मतलब. यस, इसका हाँ बोलिए बोलिए. No, you can tell. You can. ओके, इसका मतलब ये है कि समटाइम्स द गारंटी इज नॉट एक्सिक्यूटेड डायरेक्टली इन द नेम ऑफ द क्रेडिटर. ठीक है, तो गारंटी इज एक्सिक्यूटेड इन ए ट्रस्टी कंपनी, राइट, बट द अल्टीमेट बेनिफिशियरीज आर द creditors, so they can enforce the guarantee. This is the basic question. So it is not necessary that the guarantee should be directly executed
in the name of the creditors. It can be executed in the name of another company, which is a trustee company, which is acting, and the true or actual beneficiaries are the creditors. So the law is as it is, and it was firmly established by Supreme Court in MC Chaco versus SPT. So it says, because sometimes the other party will say that suppose the guarantee is executed in favor of a trustee company, right? But the ultimate creditor is somebody else. Now what the guarantor will plead? So guarantor will say that, okay, I executed the guarantee in favor of a trustee company, not in favor of the creditor. So why creditors are filing petition? This is the question, right? So Supreme Court has already said that beneficiaries, they have the right to enforce the covenants. अब क्लियर है बात सबको, Yes. है ना? तो ये प्ली कई बार उठा लेते हैं कौन, जो डेटर होता है, जो गारंटर होता है, कि भैया मैंने तो गारंटी दूसरे के फेवर में दी थी, तुम कहां से आ गए बीच में, ये कहानी है, ठीक है? यहाँ पे कंसोर्टियम और बैंक वो कर सकते हैं ना कंसोर्टियम में, इसीलिए। हाँ हाँ। तो अब आप ये बताइए इसमें कि कैसे करना है इसको। ये कहाँ गए हम लोग? ये था ना, एक यहाँ था, इसको कर दे। हाँ जी। तो इन व्हाट कैपेसिटी वाज मिस्टर एन प्रोसीडेड अगेंस्ट बिफोर द एनसीएलटी? अब नजर आ रही स्क्रीन मेरी? नहीं, तो सी होगा फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ, नहीं, मिस्टर एन, मिस्टर मिस्टर एन एन। कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर थोड़ी था। सर एक बार भूल गई मैं क्या था उसका। कोई बात नहीं, देखो मिस्टर एन कौन था, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है? ये पीछे क्यों नहीं जा रहा? इसको एक सर बार ये बंद। मिस्टर एन तो सर वो हो गया ना, गारंटर हो गया। भूल गई। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। He's a personal guarantor. हाँ। इसके अगेंस्ट में गया सर। हम्म। तो ये कौन था एक्चुअली? ही वाज एज ए पर्सनल पर्सन। पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेटेड, ठीक है, ये तो क्लियर है। चलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच प्रोविजन डिड द कंसोर्टियम ऑफ लेंडर्स सीक इनिशिएशन ऑफ बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स? कौन से सेक्शन में गए थे? सेक्शन सेक्शन 95। अंडर रेड विल नहीं, से 95 तो इंसॉल्वेंसी का ना जी। ओ देखो वो कह रहा है बैंक्रप्सी कब कौन से में गए थे। भाई बैंक्रप्सी जो है 120 के बाद ही है, शगुन होता है 121 का, याद रखो, 121 ही आएगा। है ना? यस हाँ, सर। तो शगुन वाला सेक्शन है ये, शगुन से ही शुरू होता है, ये ध्यान रखना, है ना? 121 से शुरू है ये। चलिए, अच्छा, वाई इज द एनसीएलटी नॉट द डीआरटी द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? एनसीएलटी क्यों है? सर पर्सनल गारंटर के लिए एनसीएलटी है सर, दैट्स व्हाई। हाँ हाँ, तो आंसर कौन सा होगा इसमें? बिकॉज़ सी, पर्सनल हाँ गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर। हाँ। When can a creditor file a bankruptcy application under section 121? ये तो बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल बी थोड़ी। नंबर सर, बी। हाँ, B will be the answer. The section 95 application is rejected, है ना? repayment plan under 115, yes sir, B will be the answer, yes. हाँ, और the repayment plan is rejected. On the making of the bankruptcy order, the estate of the bankrupt. Making of the bankruptcy, the state of the best sir. सर ए सेक्शन, आंसर इज ए, वेस्टेड इन द बैंक। हाँ, यही लग रहा। Yes. The interim moratorium in an individual insolvency case commences.
On admission. On the date of the application, sir. अच्छा, commences तो sir admission होगा और यहाँ क्या? interim moratorium. The word is interim moratorium. तो और interim एडमिशन ऑफ 96 Interim See. moratorium is filing till admission, sir. हाँ, on the date the application is filed naturally, है ना? Yes, एडमिशन sir. पे तो मोरेटोरियम हो जाएगा ना? हाँ, moratorium start हो जाएगा sir अच्छा admission. इंटरियम है अच्छा हाँ, वो ऐसे ही इसीलिए कई बार थोड़े सवाल ऐसे पूछ लेता है टेढ़े मेढ़े, ये बात। इसीलिए क्या है, एग्जाम में भी ना कूलली पढ़ना, आराम से, जल्दी जल्दी में गलत भी हो सकता है। द डिस्क्वालिफिकेशन रिस्क टू द एमएलसी अराइजेस बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालिफाइज Undischarged insolvent. If a question arises whether the sitting MLC has become subject to this disqualification, who decides it? Governor. गवर्नर An appeal against this NCLT order would lie before NCLT. NCLAT B sir B which Supreme Court decision upheld the 15th November 2019 notification enforcing IBC Part 3 against personal guarantors to corporate debtors. Lalit Kumar. Lalit Kumar, sir. Lalit Kumar Jain versus Union of India. Hypothetically, if the debtor were instead in a fresh start process, मान लो ये fresh start पे होता, तो which provision imposes similar restrictions? No directorship, no overseas travel without permission during the moratorium. तो fresh start में कौन सा section? 94. 55 subclause 2 restriction. हाँ, during नहीं the देखो आप ऐसा एक आइडिया भी लगा सकते हो, 94 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 94 में तो इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो जाती है, ये तो फ्रेश स्टार्ट की बात कर रहा है ना? अच्छा फ्रेश स्टार्ट तो 80 से स्टार्ट हुआ है हाँ, the guarantee deed was executed in favor of SBI Cap trustee company, security trustee, not the consortium banks directly. The guarantor raised a privity objection. How did the NCLT or NCLT deal with it? And what is the settled legal position? So C will be the answer. The objection was upheld at NCLT but reversed only by the Supreme Court. No. Now, Mr. N is a sitting member of a state legislative council. Under which law is he treated as a public servant? And which landmark ruling settled the position? चलो ये देख लेना कोई। Now, Mr. N is a Muslim. थोड़ा सा चेंज कर देते। His two wives, wife 1 and wife 2, and his adopted son all executed the guarantee deed as co-guarantors alongside Mr. N. A student argues wife 2's guarantee is void as Muslim polygamy is unrecognized, and the adopted son's guarantee is void as Muslim law does not recognize adoption. Which of the following correctly states the legal position? Sir, A will be the answer. Yeah, no, C will be the answer, sir. Because wife 2 is legal in case of Muslim. But adopted son is not legal. sir I think D. मेरे को भी लग रहा है D should be the answer. Both argument fail because IBC overrides personal law and treated all guarantee equally liable regardless of marital or adoptive status. देख लेना क्या आंसर है, मेरे हिसाब से भी डी, मेरे को तो डी लग रहा है। ये इसके आंसर से 14th का बी दिया है इसने आंसर। क्या बोल रहा है? Muslim personal law permits a man up to 4 wives. Wife 2 is a legally recognized spouse. Her guarantee is wholly valid. Muslim law does not recognize adoption.
यही तो बोला था मैंने। It applies only to Hindus and is irrelevant here. All four guarantees are independently enforceable. चलो कोई बात नहीं, ये तो वैसे जस्ट फूड फॉर थॉट है। ये मैंने ही पूछा था उससे क्वेश्चन कि ऐसे क्या होगा। कभी यस कभी ना वो कुछ भी पूछ लेता है एग्जाम में। यस सर। चलिए ये भी हो गया। तो a personal guarantee is not a formality. Once part 3 is triggered, the guarantor's estate vests in a bankruptcy trustee, and until discharge order under section 132, an elected representative remains exposed as an undischarged insolvent under article 191(1)(c। ठीक है जी, चलिए ये भी हो गया। अब हमारे हो गए 163 तक, अब आगे चले 164 है ना। 163 तक हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं 164 पर, अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शंस। एक इसको भी मैं बंद कर यहाँ से। एक मिनट, वो कई बार बड़ी फाइलें होती है ना, खोलने में टाइम लगता है। जस्ट मिनट, चार्ज भी लैपटॉप चार्जिंग पे भी नहीं लगाया। चलिए अब हमारा है सेक्शन 164। ठीक, तो सेक्शन 164 आपको आ जाएगा यहाँ। ये ठीक है जी, तो 164 पर चलते हैं। वन सिक्सटी फोर, ठीक है जी, नजर आ रहा है स्क्रीन पर। यस सर। हाँ जी, 164 क्या बोलता है? अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शंस। अभी अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शंस क्या है, हमने पहले भी पढ़ लिया, पढ़ा ना, सेक्शन कौन सा 45 में। तो सेक्शन 45 से मिलता जुलता ही है। जब हम CIRP पढ़ रहे थे तो हमने सेक्शन 45 में पढ़ा था। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है भाई? जो सर वैल्यू थी उससे कम पर आपने ट्रांसफर कर दी। क्या इंटेंशन इंपॉर्टेंट है? नो, इंटेंशन इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब अंडर वैल्यूड कौन जज करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। वो एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को अपॉइंट कर देंगे, वो जज करेगा भाई वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो वो कहेगा भाई डिफरेंस दे दो, है ना,
या फिर ट्रांजैक्शन को वर्ड डिक्लेयर करना। ठीक है, ये मतलब है अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शन। मोटी मोटी बात मैंने आपको समझा दी। अब किरण जी एक बार पढ़िए जरा। Yes. हाँ जी, 164। Just a minute. Undervalued transactions. हम्म The bankruptcy trustee may apply to the adjudicating authority for an order under this section in respect of an undervalued transaction between a bankrupt and any person. The undervalued transaction referred to in subsection 1 should have been entered into during the period of 2 years ending on the filing of the application for bankruptcy and cause bankruptcy process to be triggered. A transaction between a bankrupt and his associate entered into during the period of 2 years preceding the date of making of the application for bankruptcy shall be deemed to be an undervalued transaction under this section. On application of the bankruptcy trustee under section 1, the adjudicating authority may pass an order declaring an undervalued transaction void. Pass an order requiring any property transferred as a part of an undervalued transaction to be vested with the bankruptcy trustee as a part of the estate of the bankrupt, and pass any order under it thinks fit for restoring the position to what it would have been if the bankrupt had not entered into the undervalued transaction. The order under clause A of subsection 4 shall not be passed if it is proved by the bankrupt that the transaction was undertaken in ordinary course of business of the bankrupt, provided that provisions of this subsection shall not be applicable to undervalued transactions entered into between a bankrupt and his associate under subsection 3 of this section. For the purposes of this section, a bankrupt enters into an undervalued transaction with any person if a gift that person, no consideration has been received by that person from the bankrupt. It is consideration of marriage, or it is for a consideration the value of which in money or money's worth is significantly less than the value in money or money's worth of the consideration provided by the bankrupt. ठीक है जी, मोटी मोटी बातें आपको पता चल गई। अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन्स में क्या देखना है? सबसे पहली बात, पीरियड क्या है, कब ट्रांजैक्शन होनी चाहिए? 2 साल हाँ, 2 साल कब से? एप्लीकेशन फाइलिंग से बैंक्रप्सी का। It has been entered into during the period of 2 years ending on the filing of the application for bankruptcy। मतलब और उसकी वजह से ट्रिगर होनी चाहिए बैंक्रप्सी, ये भी बात है। ठीक है, और अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शन है बैंक्रप्ट की एसोसिएट के साथ में, तो उसमें डीमिंग फिक्शन है कि वो तो अंडरवैल्यूड है ही है। ठीक है जी, a transaction between a bankrupt and his associate entered into during the period of 2 years preceding the date of making of the application for bankruptcy shall be deemed, उसमें दिमाग लगाने नहीं, वो अंडरवैल्यूड ही है ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, अब या तो इसको वर्ड डिक्लेयर कर देंगे। एसोसिएट का क्या मतलब है? एसोसिएट मींस, एसोसिएट मींस व्हाट? एसोसिएट, एसोसिएट तो सेक्शन 79 में लिखा है ना। एसोसिएट में एक तो फैमिली मेंबर्स आते हैं, 79 में डेफिनेशन है एसोसिएट की। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, जब हमने सेक्शन 79 पढ़ा था, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना। सेक्शन 79 सब सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, लंबी चौड़ी डेफिनेशन है कि एसोसिएट कौन कौन है ना जी। चलिए, तो ये भी हो सकता है कि पास एनी अदर ऑर्डर it thinks fit for restoring the position to what it would have been if the bankrupt had not entered into the undervalued transaction। तो ऐसा भी कोई ऑर्डर पास, तो एसक्यू अहमद जी आप म्यूट कर लीजिए अपने को, है ना। तो पास एनी अदर ऑर्डर इट थिंक्स फिट फॉर restoring the position to what it would have been if the bankrupt had not entered into the undervalued transaction। मतलब ये भी पास कर सकता है कि भाई ठीक है, आपने 50 वाली चीज 40 में दे दी, तो 10 रुपए और दे दो, बस खत्म बात, वही हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है? एक तो डीमिंग फिक्शन, एसोसिएट के साथ है तो वो
अंडर वैल्यूड ही है। दूसरी बात, कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, इसको वॉइड भी डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी कोर्स में है तो फिर ये ऑर्डर पास नहीं होगा, लेकिन अगर बैंकरप्ट है तो बैंकरप्ट के केस में ये प्रोविजन सबसेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एसोसिएट के साथ में कोई भी लॉजिक नहीं चलेगा कि भाई ये ऑर्डिनरी कोर्स में थी या मार्केट वैल्यू पर थी, कोई भी नहीं, अंडर वैल्यूड ही मान ली जाएगी। सर इवन तो वो मार्केट वैल्यू पे ही क्यों ना हुई हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो सर बिल्कुल। फिर उस तो फिर सर उस चीज को मतलब वो लोग कंसीडर कैसे करेंगे कि ये करेक्ट था, अंडर वैल्यूड नहीं था, ये नहीं तो प्रूफ कैसे। वो दिया है ना कि उसके लिए इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट अपॉइंट करेगी ना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। भाई ओके वैल्यू तो ओके। कौन जज करेगा, वैल्यू तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही देखेगी ना। हाँ जी समझ हाँ। गए। और अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है, या तो आप फ्री फंड में दे दो या फिर कम पे दे दिया आपने, या इट इज इन हम्म। कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, ठीक है, तो भी अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शन। अब इट इज इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज का क्या मतलब है, काजल किरण जी, क्या मतलब है इसका, इट इज इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज? सर मैरिज के लिए इतना अमाउंट दे दिया कि उसके पास कुछ बचा ही नहीं और ट्रिगर हो गया। हाँ हाँ, उससे क्या है, उसकी बैंक्रप्सी ट्रिगर हो गई, ठीक है। तो 164 क्लियर है। अब 165 प्रेफरेंस ट्रांजेक्शन। अब प्रेफरेंस ट्रांजेक्शन हमने कौन से सेक्शन में पढ़ी थी सीआईआरपी में, सेक्शन 43 में। क्या सेक्शन 165 में जो प्रेफरेंस ट्रांजेक्शन है वहां पर क्या इंटेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं? इंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते जी मेरी तो कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, है ना। तो 164 165 इसमें इंटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां क्या किया आपने, प्रेफरेंस दे दी। प्रेफरेंस क्या, जैसे 43 में हम क्या पढ़ते हैं कि 53 का आपने वाटरफॉल मैकेनिज्म चेंज कर दिया, यहां पर क्या हुआ 178 है, ठीक है। और वहां पर क्या पीरियड है, 2 इयर्स और 1 ईयर है ना। जो एसोसिएट है उसके लिए 2 इयर्स है, रिलेटेड पार्टी के लिए और अनरिलेटेड पार्टी के लिए 1 ईयर है। यहां पर यस सर। कितना है, एसोसिएट के लिए 2 इयर्स है, और जो अदर देन एसोसिएट्स है उसके लिए 6 मंथ्स। और यहां पर क्या है, डेट ऑफ एप्लीकेशन है, और वहां क्या है, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। यस सर। और इस भी ट्रांजेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, ये the adjudicating authority shall not pass an order under subsection 5 unless the bankrupt was influenced in his decision of giving preference to a person by a desire to produce in relation to that person an effect under clause B of subsection 8। मतलब ये क्या, और अगर एसोसिएट है तो फिर तो प्रिजम्पशन हो जाएगी कि ही वाज इन्फ्लुएंस्ड, और ये फिर वो 178 पे ले जाता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ऑर्डर क्या है, इफेक्ट ऑफ ऑर्डर में 164 या 165 में क्या बोलते, subject to the provisions of subsection 2 an order passed by the adjudicating authority under section 164 or 165 shall not give rise to a right against any person interested in the property which was acquired in an undervalued transaction or a transaction giving preference, whether or not he is the person with whom the bankrupt entered into such transaction, and require any person to pay a sum to the bankruptcy trustee in respect of the benefit derived, whether or not he is the person with whom the bankrupt entered into such transaction, ठीक है। क्या, the provisions of subsection 1 shall apply only if the interest was acquired or the benefit was received in good faith for value without notice। तो अगर ये तीन चीजें बता देता है तो फिर ये नहीं लगेगा प्रेफरेंस ट्रांजैक्शन या अंडर, लेकिन एसोसिएट के साथ में ये लॉजिक भी नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ 167 एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो दो तीन बातें ध्यान में रखनी है, प्रेफरेंस में कितना है 2 इयर्स और 6 मंथ्स। वहां अगर हम
उसमें प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में देखें सेक्शन 43 में जो आता है लिक्विडेशन में, वहां आता है 2 इयर्स और 1 ईयर, ठीक है। और अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन में कितना पीरियड है? 2 अंडर years. वैल्यूड में 2 years. सिर्फ 2 इयर्स ही है, Only 2 उसमें years. कोई एसोसिएट या अदर देन एसोसिएट के लिए अलग अलग पीरियड नहीं है, और दोनों ही सेक्शंस में इंटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और गुड फेथ, फॉर वैल्यू, फॉर कंसिडरेशन वाला लॉजिक भी एसोसिएट के केस में नहीं चले। 166, ठीक है। तो आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। 166 हो गया हमारा, 167 या 2-3 सेक्शन कर लेते हैं छोटे छोटे। एक्सटॉर्शनेट क्या है? एक्सटॉर्शनेट ये है बेसिकली कि भैया आपने ज्यादा पेमेंट कर दी। एक्सटॉर्शनेट में क्या हो रहा है? बेसिकली आपको पैसे मिल रहे हैं कि भाई आपने लोन ले लिया अनरीजनेबल टर्म्स पे, आपने सप्लाई ऑफ गुड्स ले ली अनरीजनेबल टर्म्स पे, तो ये एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये भी ट्रांजैक्शन वॉइड हो जाएगी। 168 क्या बोलता है? ऑब्लिगेशंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ऐसा हो सकता है कि बैंकक्रप्ट जो है किसी और के साथ में पार्टनर भी हो, ठीक है। तो दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय द बैंकक्रप्ट विद ए पर्सन बिफोर द बैंकक्रप्सी कमेंसमेंट डेट, ठीक है। तो एनी पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट अदर देन द बैंकक्रप्ट अंडर सबसेक्शन 1 may apply to the adjudicating authority for an order discharging the obligations of the applicant or the bankrupt under the contract and payment of damages by the party or the bankrupt for non-performance of the contract or otherwise। मान लो एक कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, बैंकक्रप्ट भी था उसमें और कोई दूसरा पार्टनर भी था। अब जो कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी तो बोल रही है भैया उसकी बैंकक्रप्सी शुरू हो गई, हमें तो कोई मतलब नहीं, तुम दो पैसे, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला बंदा क्या करेगा, जो दूसरा पार्टनर है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई करेगा, ठीक है, कि भैया या तो इसको डिस्चार्ज करो या मुझे डिस्चार्ज करो, ठीक है, या पेमेंट ऑफ डैमेजेस के बारे में फैसला दो फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज, और एनी डैमेजेस पेएबल बाय द बैंकक्रप्ट बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑर्डर शैल बी प्रूवेबल एज बैंकक्रप्सी डेट। तो अगर कोई डैमेजेस पेएबल होंगे बाय बैंकक्रप्ट, वो क्या हो जाएंगे? बैंकक्रप्सी डेट का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। When a bankrupt is a party to the contract under this section jointly with another person, that person may sue or be sued in respect of the contract without jointer of the bankrupt, ठीक है। 169 continuance of proceedings on death of bankrupt। तो चाहे डेथ भी हो जाए तो bankruptcy proceeding shall continue as if he were alive। 170 बोलता है administration of state of the bankrupt, ठीक है। तो बस ये 170 से जो है अगली क्लास में करेंगे। 169 तक हमने आज कंप्लीट कर लिया।